India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस से ज्यादती की जांच समिति बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। समिति में पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे। महिला प्रदर्शनकारी के उत्पीड़न की भी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट का चुनावी काले धन पर कड़ा प्रहार, बेहिसाब नकदी पर लगाम। 10 लाख से ज्यादा कैश की सूचना आईटी को देनी होगी। 24 घंटे में जब्ती की रिपोर्ट। चुनावी मामलों के लिए विशेष अदालतें होंगी। पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट में आरोपियों की पहचान उजागर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों को नोटिस जारी किया। हथकड़ी बंद आरोपियों की तस्वीरें दिखाने पर है आपत्ति। पुलिस सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दिशा निर्देश बनाने की है मांग। और सुप्रीम कोर्ट ने हाथी क्लिनिक स्थापित करने के दिए निर्देश। पालतू हाथियों की नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। हर हाथी का मेडिकल रिकॉर्ड रखना होगा। डीएनए प्रोफाइलिंग से हाथियों की निगरानी मजबूत। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालत की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। समिति पुलिस के कथित ज्यादती, पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों के यौन और ऑनलाइन उत्पीड़न तथा कमजोर वर्ग के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाए जाने के आरोपों की जाँच करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, हाई कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। समिति तथ्यों की जांच कर समय समय पर अदालत को रिपोर्ट देगी। पीड़ितों को समिति के समक्ष अपनी शिकायत रखने का अवसर मिलेगा और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जंतर मंतर, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ये प्रदर्शन नीट और अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों को लेकर हुए थे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक, निगरानी और निजता से जुड़े संवैधानिक सवालों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। समिति ये जांच करेगी कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया या नहीं। उसकी रिपोर्ट के आधार पर अदालत बड़े कानूनी और संवैधानिक सवालों पर फैसला करेगी। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की संभावना पर भी विचार किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ एफआईआर रद्द की जानी चाहिए, लेकिन गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की जांच जारी रहनी चाहिए। अदालत को बताया गया है कि 2873 लोगों पर हत्या के प्रयास, डकैती, बलात्कार और पॉस्को जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामले हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि राज्य सरकारें उन एफआईआर की सूची पेश कर सकती है जिनमें केवल छात्र आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और कानूनी प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गंभीर अपराधियों से अलग करके देखा जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। सीजेआई ने यह भी कहा है कि ये छात्रों के जीवन और भविष्य का सवाल है। उनके माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से उनकी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और छात्रों को व्यवस्था से उचित उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के अधिकारों और गंभीर आपराधिक गतिविधियों के बीच अंतर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेज सुनवाई का अधिकार केवल आरोपी का ही नहीं बल्कि पीड़ित का भी महत्वपूर्ण अधिकार है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक आरोपी के खिलाफ हत्या के मुकदमे की सुनवाई सिर्फ इस आधार पर रोक दी गई थी कि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई लंबित है। शिकायतकर्ता की अपील मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति
के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने आरोपी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम 1986 के तहत लंबित कार्यवाही को अन्य सामान्य आपराधिक मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि आरोपी की इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे पीड़ित के शीघ्र सुनवाई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरोपी ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 12 का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि गैंगस्टर्स एक्ट के तहत लंबित मामले को सामान्य आपराधिक मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके अनुसार जब तक गैंगस्टर एक्ट के मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक उसके खिलाफ चल रही हत्या के मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। और इस दलील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि तेज सुनवाई का अधिकार केवल आरोपी का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि पीड़ित का भी महत्वपूर्ण अधिकार है। मुकदमे के निपटारे में अत्यधिक देरी का समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी की व्याख्या स्वीकार की जाती है तो गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 12 संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसी किसी व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकता जो न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 12 का उद्देश्य दूसरी आपराधिक कार्रवाई को रोकना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल ये तय करना है कि यदि अलग अलग मामलों की सुनवाई की तारीखें आपस में टकराती है तो गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मामले को प्राथमिकता दी जाएगी। इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली है और हत्या के मुकदमे की सुनवाई रोकने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इस बीच सेशंस कोर्ट ने पहले जारी अंतरिम आदेश के आधार पर मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई और आरोपी को दोषी ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेशंस कोर्ट का दोष सिद्धि संबंधी फैसला अंतिम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में काले धन और बेहिसाब नकदी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। अदालत ने कहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेहिसाब कैश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव को कमजोर करता है और लोकतंत्र की मूल भावना से समझौता करता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नेंगमेना काबाई कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट की 2015 के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। मामला 2014 के बेल्लाड लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रतीक पारसारापुरिया से जुड़ा था, जिन पर मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए चुनावों में काले धन के व्यापक इस्तेमाल की जांच शुरू की और निर्वाचन आयोग केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और डॉक्टर स्वप्निल त्रिपाठी को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया। अदालत ने कहा कि बाहरी प्रभावों से प्रभावित चुनाव जनता की वास्तविक पसंद नहीं रह जाता। लोकतंत्र, कानून का शासन और चुनावी प्रक्रिया आपस में गहराई से जुड़े हैं और किसी एक से समझौता होने पर तीनों प्रभावित होते हैं। पीठ ने अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यापक संवैधानिक शक्तियों को भी रेखांकित किया है। अदालत ने चुनावी धनबल से जुड़े विभिन्न पुराने मामलों और समितियों की रिपोर्टों का उल्लेख किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 3,87,430 एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन केवल 1,66,44 मामले यानी करीब 42.9% में सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नकदी या संपत्ति जब्त करने वाली एजेंसी को 24 घंटे के भीतर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या अदालत को जानकारी देनी होगी और जब्ती के कारण लिखित रूप से बताने होंगे। जांच अधिकारियों को एफआईआर होने के 1 साल के भीतर जांच पूरी करने का हर संभव प्रयास करना होगा। देरी होने पर कारण दर्ज कर निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी होगी। जांच की स्थिति पर हर 3 महीने में रिपोर्ट भी आयोग को भेजनी होगी। यदि स्टैटिक सर्विलांस टीम को 10 लाख रुपए से अधिक नकद मिलता है तो इसकी सूचना आयकर अधिकारी को देनी होगी। हाईकोर्ट को उम्मीदवारों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतें तय करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव अवधि में उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के लिए संबंधित हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। अदालत ने लंबित चुनावी मामलों को जल्द तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने को कहा और निर्वाचन आयोग तथा संबंधित सरकारों को 18 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों के साथ समन्वय कर विशेष सुविधाओं वाले हाथी क्लिनिक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि सभी पालतू हाथियों की नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की जाए और प्रत्येक हाथी का मेडिकल रिकॉर्ड भी रखा जाए। निगरानी समिति ये सुनिश्चित करेगी कि जरूरत पड़ने पर हाथियों को नियमित उपचार मिले। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वी मोहना की पीठ ने ये निर्देश 2014 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। ये याचिका देश भर में हाथियों को कैद में रखने, उनकी तस्करी, उपचार और पुनर्वास से संबंधित है। अदालत ने कैप्टिव एलिफेंट हेल्थ केयर एंड वेलफेयर कमेटी को पालतू हाथियों के कल्याण के लिए प्रस्तावित उपायों की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा है। समिति को कैद में हाथियों के आवास और देखभाल के लिए न्यूनतम मानक तय करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मौजूद 2700 से अधिक पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग की स्थिति पर भी पर्यावरण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा है कि क्या सभी हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है और डेटाबेस अपडेट किया गया है। डीएनए प्रोफाइलिंग का उद्देश्य हाथियों की आवाजाही पर नजर रखना और उनके अवैध हस्तांतरण को रोकना है। अदालत के अनुसार करीब 1678 हाथी निजी व्यक्तियों, 47 सर्कसों, 96 मंदिरों और 786 वन विभागों, 83 चिड़ियाघरों और 358 पुनर्वास केंद्रों में है। वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने पालतू हाथियों के साथ क्रूरता की घटनाओं पर चिंता जताते हुए नए हाथियों को कैद में लाने पर रोक की मांग की। वहीं केरल के मंदिरों और हाथी मालिकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने मंदिर के हाथियों को सर्कस के हाथियों से अलग मानने की अपील की। अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उसका ध्यान हाथियों के कल्याण पर है, न कि उनके स्वामित्व के सवाल पर। मंदिरों में धार्मिक आयोजनों के दौरान हाथियों के इस्तेमाल को भी समय और अन्य मानकों के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई। अदालत ने माना है कि लंबे समय से कैद हाथियों को जंगल में छोड़ना हमेशा संभव नहीं होगा, क्योंकि वे प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने में सक्षम नहीं रह गए हैं। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाथी की पूजा करते हैं तो उसकी देखभाल भी कीजिए। अदालत ने कहा कि मंदिरों और हाथी मालिकों के संगठनों के आश्वासनों का असर वास्तविक जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर अमल के मौजूदा तरीकों को खत्म करने और उसकी जगह कम पीड़ादायक वैकल्पिक तरीका अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। ये मामला ऋषि मल्होत्रा बनाम भारत संघ से जुड़ा था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि वह 3 न्यायाधीशों की पीठ के बिना मामले में दिए फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजकर फांसी की संवैधानिक वैधता पर दोबारा विचार करने के लिए अस्पष्ट नहीं है। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 और अब बीएनएसएस की धारा 393(5) में मृत्युदंड को फांसी के जरिए लागू करने से संबंधित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले को इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसे ठोस वैज्ञानिक, चिकित्सीय या अनुभवजन्य प्रमाण सामने आते हैं तो ये दिखाई कि दिना मामले में भरोसा किए गए वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार बदल चुके हैं तो इससे मुद्दे की फिर से संवैधानिक समीक्षा की जा सकती है। पीठ ने कहा कि संविधान की व्याख्या एक विकसित होती प्रक्रिया है और उससे संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान में होने वाली प्रगति के प्रति भी उत्तरदायी रहना चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार को भी मौजूदा फांसी की व्यवस्था की वैज्ञानिक समीक्षा करने की स्वतंत्रता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो कानून, फॉरेंसिक मेडिसिन, न्यूरोसाइंस, क्रिमिनोलॉजी और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति बनाकर इस मुद्दे की व्यापक समीक्षा करा सकती है। समिति ये देख सकती है कि क्या ऐसा कोई वैकल्पिक तरीका है जो मृत्युदंड पाने वाले व्यक्ति की गरिमा बनाए रखते हुए अनावश्यक पीड़ा को कम कर सके। वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में याचिका दायर कर सीआरपीसी की धारा 354(5) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि फांसी क्रूर और बर्बर तरीका है और जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। याचिका में घातक इंजेक्शन जैसे वैकल्पिक तरीकों पर विचार की मांग की गई थी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेश्वरमन ने बताया था कि सरकार इस विषय की उच्चतम स्तर पर समीक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट में दलीलें सुनी है और
ये भी बताया आपको कि वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि घातक इंजेक्शन पूरी तरह से सफल तरीका नहीं है। इस मुद्दे की जांच के लिए विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए भविष्य में नए वैज्ञानिक प्रमाण सामने आने पर समीक्षा की संभावना खुली रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, राज्यों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया जिसमें पुलिस को सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने से रोकने की मांग की गई है जिनसे आरोपियों की पहचान उजागर होती हो या उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण पेश हुए। याचिका में राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे पुलिस के अधिकारियों सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित उन पोस्टों को तुरंत हटाएं जिनमें आरोपियों के चेहरे या पहचान उजागर होती हो या उन्हें अपमानजनक अथवा शर्मनाक परिस्थितियों में दिखाया गया हो। इनमें आरोपियों को हथकड़ी पहने, रस्सियों से बंधे, डंडों से पीटे जाते, घुटनों के बल बैठाए जाते, घसीटते जाते या सीढ़ियों से नीचे खींचे जाते हुए दिखाने वाले तस्वीरें और वीडियो शामिल है। याचिकाकर्ता ने राज्यों को पुलिस संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की सामग्री अपलोड न की जाए। मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म को लेकर भी याचिका में अलग मांग की गई है। इसमें ऐसी सामग्री को पोस्ट होने से रोकने के लिए उचित नीतियां और यूजर गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई है जिनसे अपराध के आरोपियों की पहचान उजागर होती हो या उन्हें अमानवीय, अपमानजनक अथवा बेइज्जती वाली स्थिति में दिखाया जाता हो। याचिका में यूजर्स द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने के लिए एक औपचारिक और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की भी मांग की गई है। याचिका उसी याचिकाकर्ता की ओर से पहले दायर की याचिका के बाद सामने आई है। पिछली याचिका में पुलिस द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोपियों की तस्वीरें प्रकाशित करने का मुद्दा उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में उस मामले का निपटारा किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग से जुड़े एक अलग मामले में जारी दिशा निर्देश सोशल मीडिया पोस्टिंग पर भी लागू हो सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली थी और अदालत ने उसे नई तथा व्यापक याचिका के साथ आने की स्वतंत्रता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए सभी 6 आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा है कि ईडी की शिकायत में लगाए गए 6 आरोपों में से 5 की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर चुकी है। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में आगे की जांच की जरूरत नहीं बताई थी। अदालत ने कहा है कि छठे आरोप को लेकर सीबीआई पहले ही आगे की जांच की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के विशेष न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वह 24 अगस्त से 2 सप्ताह के भीतर सीबीआई की आगे की जांच संबंधी अर्जी पर फैसला करे। अदालत ने निर्देश दिया है कि इसके बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रगति और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह ईओडब्ल्यू द्वारा पहले जांचे जा चुके 5 आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करे, चाहे वह ईओडब्ल्यू की जांच का निष्कर्ष कुछ भी रहा हो। अदालत ने सीबीआई से इन 5 आरोपों पर एक व्यापक रिपोर्ट भी मांगी है। यह निर्देश सिटीजन विस्पलब्लोअर फोरम की ओर से दायर याचिका पर दिया गया है। याचिका में ईडी के निष्कर्षों का हवाला देते हुए इंडिया बुल से जुड़ी संस्थाओं पर संदिग्ध ऋण लेन देन, धन की कथित हेराफेरी, शेयर कीमतों में हेराफेरी और ऋण को एवरग्रीनिंग करने जैसे आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी की शिकायत में लगाए गए 6 आरोप प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, धन की हेराफेरी और सार्वजनिक धन से जुड़े ऋणों की एवरग्रीनिंग का संकेत देते हैं।
एक आरोप करीब 1,693 करोड़ रुपए के ऋण से जुड़ा था जो अमेरिकॉर्प ग्रुप के संस्थाओं को दिए गए थे। भूषण ने आरोप लगाया कि ऋण की रकम को कथित तौर पर इंडिया बुल से जुड़ी संस्थाओं के शेयरों में वापस लगाया गया और शेयर कीमतों में कथित हेरफेर के जरिए मुनाफा कमाया गया। उन्होंने पैलेस रॉयल परियोजना से जुड़े कथित धन के डायवर्शन और संदिग्ध लेन देन का भी उल्लेख किया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और संबंधित संस्थाओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोई बैंक धोखाधड़ी नहीं हुई है क्योंकि ऋण चुका दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी बैंक ने डिफॉल्ट या नुकसान की शिकायत नहीं की है। उनका ये भी तर्क था कि एवरग्रीनिंग अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं है। जस्टिस बागची ने हालांकि ईडी के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि अब प्रतिवादी ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरग्रीनिंग का मतलब क्या है। सीजीआई सुरकार ने सीबीआई की स्टेट रिपोर्ट में सीबीआई, यूडब्ल्यू, एससीबीआई और आरबीआई के बीच समन्वय का भी उल्लेख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यूडब्ल्यू द्वारा पहले जांचे गए 5 आरोपों की स्पष्ट जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई सीबीआई की प्रकृति रिपोर्ट दाखिल होने और मुंबई के विशेष न्यायाधीश द्वारा 1,574 करोड़ रुपए वाले आरोप में आगे की जांच के बाद फैसला किए जाने के बाद होगा। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.